गीत अब उदय के घर पर थी। उदय अपने दोनों जुड़वा बच्चों को लिए गीत के साथ हॉल में बैठा था। पाखी चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में थी। गीत ने उसे कुछ भी बनाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। हिया गीत की गोद में चढ़ गई तो हृदय उसे हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैं बैठूंगा बुआ की गोद में, तू नीचे उतर। नहीं तू नहीं, मैं पहले आई ना, अब तू पापा के पास ही बैठ। हिया गीत को जकड़ते हुए बोली। लेकिन बुआ तो मेरी है ना। नहीं तेरी नहीं, मेरी बुआ है, हिया बोली। गीत उन दोनों को यूं लड़ते देख हंसती। हृदय और हिया दोनों ही गीत को अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि लगभग हर रविवार को उनके लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आती थी और वो दोनों बुआ बुआ कहते हुए उससे लिपटे रहते। उदय ने हृदय को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। अरे लड़ो नहीं तुम दोनों, तुम्हारी बुआ अभी यही है। फिर वो गीत से बोला, ठीक हो ना गीत? हाँ उदय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम, पाखी से लड़ाई वगैरह चालू है या नहीं? वो हंसते हुए बोली, हाँ तुम जानती हो ना, हमेशा वो लड़ती है मुझसे। लड़ने दिया करो, लड़ते झगड़ते हुए, रूठते मनाते हुए जिंदगी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसने अपनी गोद में बैठी हिया के सिर पर अपना चेहरा हल्के से टिकाते हुए कहा। वाकई। उदय उसकी बात से सहमत हुआ। पापा अब इसको बोलो ना कि मुझे बैठने दे, हृदय बोला, जो कब से गीत की गोद में बैठने का इंतजार कर रहा था। हिया बेटा पापा के पास आओ। उदय कहते ही हिया उतरकर उसके पास जा बैठी, लेकिन वो हृदय से चिढ़ गई। हृदय फटाफट गीत की गोद में आ बैठा। गीत उन दोनों को देखकर खुश हो रही थी। वैसे अब अगला प्लान कहाँ जाने का है? उदय ने एकदम से पूछ लिया। वही गीत अचानक से चौंक पड़ी। उदय को कैसे पता? उसने किसी से इस बात की जिक्र तक नहीं किया था। कहीं एलिंटा तो नहीं, क्योंकि उसके करीबियों में सिर्फ वो ही जानती थी इस बारे में। साधना, एलिंटा ने मुझे कुछ नहीं बताया, उदय ने उसकी सोच को भांपते हुए कहा। उदय वो बस गीत बोलने से पहले ही हिचकिचा गई। ये कोई ऐसी बात नहीं है गीत जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। उदय बोला तो गीत थोड़ा निश्चिंत हुई। तुम किसी को? गीत कुछ बोलने को हुई। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पाखी को भी नहीं और ललित को भी नहीं। उदय ने वापस उसके पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। अब गीत ने अपनी रोकी हुई सांस वापस खींची। मुझे बस अंदाजा हो गया था, क्योंकि तुमको 1-2 बार स्टेशन के आसपास देखा था मैंने, उदय ने बताया। कुछ पता चला फिर मोहक का? उदय ने अब थोड़ा ठहरते हुए सवाल किया। गीत से ये प्रश्न करना ही बहुत मुश्किल था। गीत ने हल्के से सिर झुकाकर गर्दन दाएं बाएं हिला दी। ये मोहक कौन है बुआ? गीत की गोद में बैठे हृदय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा। गीत ने उसे देखा और उसके बालों को अपने अंगूठे को तर्जनी के बीच लेते हुए बोली, तुम्हारे ना हो सकने वाले फूफा जी। वो गहरे दर्द में भी शरारत से हंसी। वही उदय के सिवा उसकी बात किसी को समझ न आई। भला 3 वर्षीय बच्चे को उसके चेहरे पर छिपा दर्द और उसकी बातों में छिपी गहन मायूसी कैसे नजर आती? मोहक क्यों नहीं समझता गीत? क्यों नहीं समझा कि तुम तन्हा हो उसके बिना? उदय ने उसको यूं देखकर निराश होते हुए कहा। गीत ने नज़र उठाकर उसे देखा। नहीं तो मैं तन्हा कहाँ? कि चांद, सूरज, समंदर ये सब दिखने का तन्हा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। चांद के पास उसकी चांदनी है, सूरज के साथ उसकी रोशनी और समंदर के साथ उसकी गहराई। ठीक उसी तरह मेरे साथ भी मोहक की यादें हैं। मैं तन्हा कहाँ हूँ? कहकर वो एक बार मुस्कुरा दी, लेकिन इस मुस्कुराहट ने एक गहरी बेबसी थी। गीत, ये बात सिर्फ कहने को अच्छी है। उदय आगे बोलता उससे पहले ही पाखी चाय नाश्ता ले आई, तो वो दोनों चुप रह गए। गर्मा गर्म चाय हाजिर है, पाखी ने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा और फिर अपनी कमर पर बंधा दुपट्टा खोलकर वापस कंधे पर डाल लिया। फिर लंबी बातें शुरू हो गई। उदय बस बीच बीच में उसकी बातों पर हंस देता। गीत सबसे मिलकर शाम तक वापस अपने फैशन हाउस आई, या यूँ कहो कि अपने घर लौट आई, और अपने चेहरे से वो झूठी मुस्कान का मुखौटा उतार फेंका। मतलब वापस ही उदासीनता ओढ़ ली। बस संडे का वो थोड़ा मुस्कुरा लेती थी अपनों से मिलकर। फिर कुछ दिनों बाद, आज संडे तो नहीं था, फिर भी गीत अपने घर की ओर जा रही थी। आज उसे सरगम से मिलना था, कुछ बात करनी थी, या यूँ कहो कि कुछ समझाना था। कुछ देर बाद उसने अपनी खटारा सी स्कूटी आनंद निवास के बाहर रोकी। हाँ, खटारा 5-6 साल पहले खरीदी थी, और खरीदी भी तो सेकेंड हैंड। फिर खटारा तो होना ही था।
उसने हेलमेट को सीट खोल के अंदर रखा, फिर अपना घेरदार सूट संभाला, दुपट्टा सही किया और अंदर की ओर रुख किया। आनंद जी और बरका जी बहुत खुश हुए क्योंकि गीत बहुत कम ही बिना नियम के घर आती थी। हाँ, मतलब उसने रविवार का ही नियम बनाया हुआ था और आज रविवार नहीं था, तो उसके माता पिता को खुशी मिली। ललित ऑफिस में था, सरल वही हॉल में खेल रहा था, जो गीत को देखकर उसके पास आ गया। सरल के पास गीत को संबोधित करने के लिए कोई शब्द नहीं था क्योंकि वो अब तक पापा ही बोलना सीख पाया था, लेकिन फिर भी उसके बालपन में गीत की छवि बहुत अच्छी तरह से फिट थी। सरगम अपने कमरे में थी, उसे गीत के आने का भान नहीं था। कुछ देर अपने माता पिता से बात करके गीत ऊपर ललित के कमरे की ओर चली। सरल उसकी गोद में ही था, जो गीत के कर्ली बालों को अपने उंगली के इर्द गिर्द लपेट रहा था। वो दरवाजे पर पहुंची। सरगम बिस्तर पर बैठे बैठे कपड़ों की तह लगा रही थी और अपनी ही किसी सोच में गुम थी। फिर उसके हाथ सरल के छोटे छोटे कपड़े पर आए तो वो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर लंबी सांस छोड़ते हुए उनको भी तय कर दिया। गीत ने सरल को गोद से उतारा और उसकी उंगली पकड़कर अंदर आने को हुई, लेकिन सरगम को सामने देखकर सरल के चेहरे की शरारती मुस्कान मिट गई। आखिर एक सरगम ही थी जो उससे ठीक से बात नहीं करती थी, उसके साथ खेलती भी नहीं थी, तो उसके मन में सरगम की छवि अब तक नहीं बन पाई थी। सरल गीत की उंगली पकड़े धीरे धीरे अंदर आ गया। कैसी है आप भाभी? गीत ने अंदर आते हुए कहा तो सरगम अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। अरे गीत, आप? सरगम झट से उठी और गीत के गले लग गई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सरगम मुझसे अलग होकर बोली। मैं बिल्कुल ठीक, बैठिए। सरगम ने बिस्तर पर बिखरे बाकी कपड़ों को साइड कर दिया। गीत बैठी, फिर सरल को देखा। वो अभी असमंजस में खड़ा था, जैसे वो कहाँ बैठे। आओ बेटा, गीत ने उसकी ओर हाथों का इशारा किया तो वो उसकी तरफ आ गया और आकर उसके घुटनों के पास खड़ा होकर सरगम को देखने लगा। उसे शायद ऐसे प्यार भरी निगाहों की उम्मीद सरगम से नहीं थी। गीत ने उसे उठाकर अपने पास बिस्तर पर बिठा लिया, फिर उसे अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखी। उसे किसी का ऑर्डर भी मैनेज करना था, उसे डायरेक्ट अपनी बात रखनी होगी सरगम के सामने। अब बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, सर कहकर सरगम बाहर की तरफ मुड़ी। अरे भाभी, रहने दीजिए, आप बैठिए ना। दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी, वही ननद भाभी की मजाकिया बातें। वो दोनों ही बीच बीच में हंस दे रही थी और सरल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गीत के दुपट्टे को कभी अपने हाथों पर लपेटता, कभी उंगलियों में उलझाता। वैसे पता नहीं क्यों, लेकिन भैया चाहते हैं कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। गीत ने एकदम से बात छेड़ी, फिर आगे बोली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या भाभी? वो समझ नहीं रहे कि मोहक जो है वो कोई और नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन गीत, वो भी तो सही सोच रहे हैं, आखिर उन्हें परवाह है। सरगम भी गंभीर होकर बोली, मैं समझती हूँ भैया की परवाह को, तभी तो मुश्किल में हूँ। वो काफ़ी दिन से कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें अब जीत पकड़ ली तो मैं कैसे नकार पाऊँगी भाभी? मैं भैया का दिल भी कब तक रख पाऊँगी? आखिर इसमें किसी को दोष भी तो नहीं दे सकते न गीत। आप अपनी जगह सही हैं, अपने प्यार को नहीं भूल सकती, लेकिन ललित भी तो गलत नहीं। सरगम ने उसे परेशान देख उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ भैया, या मेरा दोष नहीं, सारा दोष मोहक का है, सब उसकी वजह से है। अगर वो नहीं जाता तो सब ठीक होता आज। गीत ने अपना सिर पकड़ा, फिर कुछ पल बाद सिर उठाती हुई बोली, लेकिन वो खुद भी तो किसी और की गलती की वजह से ऐसा था। उसने जो किया उस पर तो खुद उसका भी बस न था। मतलब? सरगम ने पूछा। आपको भैया बताया होगा कि मोहक एडॉप्टेड था। गीत अब मुद्दे पर आई। वो मोहक की बातें बीच में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन सरल के लिए उसे ये जरूरी लगा और सरगम की नज़र एकाएक गर्दन झुककर बैठे सरल पर चली गई। हाँ, बताया था ललित ने, लेकिन उससे सरगम बोली, मोहक को कभी वो माहौल मिला ही नहीं जो एक बच्चे को चाहिए होता है। हाँ, बहुत से बच्चे बिना फैमिली के बड़े होते हैं, लेकिन दिमागी मुसीबत उसको हो जाती है जिसकी फैमिली सामने हो और फिर भी वो अकेला पड़ जाए। मोहक के साथ ऐसा ही था। उसके मम्मी पापा कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया और शायद यही वजह थी कि गुस्से में वो अपना आपा खो देता था, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं होता। और नतीजा आपके सामने है, वो लापता है पिछले 7 साल से, सबसे दूर रह रहा है ताकि किसी को उसकी इस तकलीफ से परेशानी ना हो सके। गीत ने अपनी बात खत्म की, लेकिन सरगम अभी भी सरल को ही देख रही थी। अगर उसके माता पिता ऐसे नहीं होते तो मतलब वो मोहक को भी अपनी औलाद मानते
तो सरगम ने एकदम से पूछा, तो शायद मोहक वो नहीं होता जो वो था, और वो भी न होती जो मैं हो गई हूँ। गीत फीका सा मुस्कुराई, फिर वापस बोली, बस अब कोई मोहक ना बने, क्योंकि उसका नतीजा गीत पर पड़ेगा और गीत बनना वाकई बहुत दर्द भरा होगा। गीत ने ना जाने कितने ही महीनों बाद अपना दुख किसी और के सामने जाहिर किया था, सिर्फ सरल के लिए। नतीजन सरगम वापस सरल को देखने लगी, जो वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा था, और गीत उसके मोहक से जुड़ी कुछ बातें अपनी जुबान पर लाई थी, तो उसकी आंखें बेचैन हो रही थी। आंखों में पानी उतर रहा था, जिन्हें गीत बार बार पलक झपकाते हुए जब्त करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसे लगा कि वो नाकाम हो रही है, तो वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं बातों बातों में भूल गई कि मुझे न्यू ड्रेस पर काम करना था। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, गीत ने कहा। तो सरगम ने भी खड़े होते हुए सहमति से सिर हिलाया। जल्दी वापस आइएगा, सरगम ने कहा। हाँ, संडे बस आने वाला है, गीत ने कहा और मुस्कुरा दी। सरगम भी बदले में मुस्कुराई और गीत बाहर की ओर बढ़ गई, सरल को वही बैठा छोड़कर। उसने जानबूझकर सरल को अपने साथ नहीं लिया था। नन्हे सरल ने उसे रोकने की कोशिश में बाहें फैलाई ताकि गीत उसे गोद में उठाकर वापस नीचे ले जा सके, लेकिन उसकी नाजुक सी आवाज़ गीत के कानों तक पहुंची ही नहीं थी। गीत बाहर चली आई, फिर सीढ़ियों के पास आकर रेलिंग की आड़ में खड़ी रह गई, क्योंकि सरल उसके पीछे तो आता ही, और सरगम उसे ना रोकती तो ये हानिकारक था। आखिर सरल बच्चा था और उसका सीढ़ियों के आसपास होना ठीक न था। कमरे में बैठे सरल ने नाउम्मीदी से सरगम को देखा, फिर खुद ही बिस्तर से नीचे उतरा। इस कोशिश में उसकी हथेलियां जमीन पर टिकी तो सरगम एक पल को कसमसाई, लेकिन सरल गिरा नहीं। वो कमरे के बाहर आया और सीढ़ियों की तरफ देखने लगा, लेकिन गीत थोड़ा आड़ में खड़ी थी तो उसे नहीं दिखी। उसने वापस मुड़कर सरगम को देखा, वो भी उसे देख रही थी। उसे लगा कि कहीं सरगम उसे गोद में लेकर नीचे ले जाएंगी। अगर उम्मीद होती तो अब तक वो उसके सामने भी बाहें फैला चुका था। वो वापस मुड़कर सीढ़ियों की ओर देखने लगा। गीत से अब रहा नहीं गया। शायद उसकी बातें फिजूल थी, शायद उसके शब्द सरगम पर असर करने में नाकाम रहे थे। वो सरल को लेने वापस उस ओर बढ़ गई। उसे देखकर सरल ने भी खुशी से उसकी ओर कदम बढ़ाया, और इस पल सरगम को झटका लगा। उसे कहाँ पता था कि गीत यही थी। सरगम को तो यही लगा कि वो अकेला ही सीढ़ियों की तरफ गया है। उसे सरल के मामले में पहली दफ़ा डर लगा और वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी। उसने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि सॉरी बच्चा, मैं आपको साथ ले जाना तो भूल ही गई। गीत की आवाज़ सरगम के कानों में पड़ी, और फिर जाते हुए कदमों की आवाज़। गीत सरल को नीचे हॉल में ले गई। आज तक बेऔलाद होने के कारण सरगम को दुख होता था, लेकिन आज पहली दफ़ा कि सरल को सोचकर उसके मन में टीस सी उठी। गीत वापस फैशन हाउस लौट रही थी। बेशक उसे दुख हो रहा था कि वो सरगम का मन नहीं बदल पाई, और इस कोशिश में उसने अपना दुख भी जाहिर किया, जबकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके दर्द से वाकिफ़ हो। लेकिन उसे कहाँ पता था कि थोड़ी ही सही, पर सरगम के मन में हलचल ज़रूर मच गई थी। वो चौराहे पर स्कूटी यू टर्न मार रही थी कि मोड़ पर बने एक कैफ़े से उसे ललित निकलता दिखाई दिया। साथ में एक और लड़का था, यही कोई 34-35 उम्र का। गीत शायद उसे पहचानती थी, लेकिन एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा था। उसने स्कूटी साइड ली, तब तक वो लड़का अपनी कार लेकर निकल गया। ललित भी जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ा ही था कि भैया, पीछे से गीत का स्वर उभरा। गीत, ललित पलटा। तुम यहाँ? हाँ, बस घर गई थी सरल से मिलने, वापस जा रही हूँ, और मुझे बताया भी नहीं। हाँ, तभी तो आप यहाँ मिल गए। और दोनों हल्के से हंस दिए। अच्छा भैया, वो कौन था? मतलब याद है कि आपका स्कूल टाइम फ्रेंड, पर नाम नहीं याद आ रहा। वो अब उसी कैफ़े में गार्डन में खड़े थे, जहाँ धूप की वजह से उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे वो अर्पण। हाँ अर्पण, याद आया। गीत की जैसे दिमाग की बत्ती एकदम से जली हो। काफ़ी दिन बाद मिले आप अपने अप्पू से, कहकर गीत फिर हंसी, क्योंकि ललित बचपन में उसे अप्पू बुलाता था और गीत को शुरू से ये फनी लगता था। मैंने ही उसे बुलाया था मिलने को। ललित की आवाज़ में एकाएक गंभीरता आई। अच्छा। गीत के चेहरे पर अब भी हंसी के भाव थे। तुम्हारी शादी के मामले में, ललित सपाट से लहजे में बोल गया, और गीत की हंसी के साथ उसकी धड़कन, सांसें सब रुकने को हुई एक पल को। क्या किसकी शादी? गीत ने मुश्किल से पूछा और परे देखने लगी। इस बात की उम्मीद उसने अभी तो बिल्कुल भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी गीत? मुझे अर्पण पसंद है,
और मैंने फैसला भी कर लिया है। पहली बार ललित की आवाज़ में हल्की सख्ती थी जो उसने जानबूझकर रखी हुई थी। आप सब जानते हैं भाई, गीत की बात को टोकते हुए ललित बोला। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। मैं मोहक को नहीं जानता। मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। अब तुम्हें भी भूलना होगा। भैया, गीत हैरान थी। हाँ, वो जानती थी ये दिन जल्दी आने वाला है। आखिर ललित कब से कह रहा था, शायद पिछले 1 साल से, लेकिन गीत प्यार से उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम अर्पण से मिल लेना उसे, और मुझे मंजूर है ये रिश्ता, और उम्मीद है कि तुमसे भी मुझे हाँ सुनने को मिले। मुझसे नहीं होगा। गीत अपनी मुठ्ठियाँ भींचते हुए पलटकर खड़ी हो गई। क्यों? क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? आज तक मैंने तुम्हारा हर फैसला सर आंखों पर रखा, तुम्हारी हर बात मानी और दूसरों से भी मनवाई। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता सिर्फ एक बार तुम मेरी इच्छा का सम्मान रखो? ललित जानबूझकर कड़वाहट से बोल रहा था। वो बस अब गीत को इस मामले से निकालना ही चाहता था जिसमें वो कब से अटकी पड़ी। तुम जानती हो गीत, मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। क्यों? तुमने उसके पीछे अपनी खुशियाँ खोई जिसने तुम्हें आज तक पलटकर नहीं देखा। ललित के मन में एक बार फिर मोहक के प्रति नफरत जाग रही थी। शायद काफ़ी पहले से वो मोहक को कोसते आ रहा था। वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार अपनी इकलौती बहन से करता था और उसकी बहन गीत इस दौर से गुजर रही थी। क्या मोहक को इतना ही प्यार था उससे? क्यों वो एक बार फिर नहीं आया, सारे रिश्ते तोड़कर फिर चले जाता? लेकिन क्यों उसने गीत को खुद से बांधे रखकर कहीं का नहीं छोड़ा? ललित ने अपने दिमाग झटका। उसे कैसे भी करके आज ही गीत को इस रिश्ते के लिए राजी करना था, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो हिम्मत जुटा पा रहा था गीत की भावनाओं को आहत करने की। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था उसकी वजह से कभी गीत का दिल दुखे, लेकिन वो भी अब क्या ही करता, कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इसलिए उसने अपना प्यार तक गीत को गिना दिया था। उसने गीत के लिए आज तक कितना किया है। तुम राजी हो ना गीत? उसने दिल पर पत्थर रखकर पूछा। नहीं भैया, प्लीज़। गीत में आंखें, होठ, मुठिया सब कसकर भींच लिए। वो जानने लगी ललित को अब वो करना था जो शायद अभी के लिए बहुत दर्दनाक साबित हो, लेकिन आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाए। उसने जाती हुई गीत को देखा और फिर, तुम्हें मेरी कसम है गीत, और जाती हुई गीत के कदम ठहर गए। उसका दिल टूटकर ना जाने कितने ही टुकड़ों में बिखर गया। ये कसम कहर थी उस पर, क्योंकि वो नहीं तोड़ सकती थी इसे। लेकिन मोहक, तो क्या ललित कुछ भी नहीं है उसका? क्यों वो मोहक के पीछे अब तक ललित को दुखी करती आई थी? ललित तो मोहक से भी बढ़कर था उसके लिए। अब वो क्या करे, सोचते हुए उसे चक्कर आने लगे। अब तुम मेरी कसम भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकती हो, कहकर ललित पलटकर खड़ा हो गया। वो ही जानता था कि आज इन चंद मिनटों में किस हद तक हिम्मत जुटाई थी उसने सब कहने को। मैं तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए भैया। गीत की आवाज़ भर आई, गले में कुछ अटक सा गया। हाँ बिल्कुल ले लो, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही वक्त। हाँ, क्योंकि वक्त रुकता नहीं, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेना अब सोचने में। ललित ने गहरी सांस भर के कहा। कितनी कोशिश के बाद वो इन बातों को बिना अटके बोल पा रहा था, लेकिन जबान की जगह दिल लड़खड़ा गया था। जी कहकर गीत बड़ी आंखें लिए बाहर गई। ललित कहता है कि वक्त रुकता नहीं, लेकिन नहीं, वक्त तो रुका हुआ ही है। वो 32 साल की है, आज भी 25 साल की ही थी। उसने ये सादा सा सूट नहीं पहना, बल्कि आज भी दुल्हन के लिबास में सजी धजी बैठी थी। वह स्कूटी लेकर निकल गई। ललित भी आकर कार में बैठ गया और स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर नाक के कोर के नीचे गिरने लगे। उसे शायद इतना गहरा दुख पहली दफ़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जितनी खुशी उसने आज तक गीत को दी थी, उससे ज़्यादा खुशी आज चंद मिनटों में ही दे दिया था। गीत बिस्तर पर आके औंधे मुंह गिर पड़ी और तकिए में सर छिपाए रो दी। वो खुश थी मोहक के इंतज़ार में, खुश थी इस इंतज़ार की कसक में, लेकिन वो कैसे अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल कर सकती है। लेकिन ललित ने अब उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा था। हमेशा उसे रास्ता दिखाने वाले ललित ने ही आज उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो रास्ते जिन पर खड़े रहकर वो अब तक मोहक का इंतज़ार करती आई थी। आज पहली बार उसके रुदन में आवाज़ थी, नहीं तो आज तक वो बेआवाज़ ही रोती सिसकती आई थी। आज तक उसने मोहक से प्यार किया, बहुत प्यार किया, इस हद तक मोहक का इंतज़ार किया,
लेकिन आज उसे मोहक पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। आज उसके हिसाब से सब मोहक की गलती थी। वही जिम्मेदार था जो आज ये वक्त भी उसकी ज़िंदगी में आया। वो तो शुक्र था कि शाम हो आई थी। एलिंटा और बाकी टेलर्स जा चुके थे, नहीं तो आज उसके रोने की आवाज़ हर कोई सुन लेता। उसके रोने की आवाज़ नीचे खाली पड़े फैशन हाउस तक में गूंज रही थी। तुम बुरे हो मोहक, बहुत बुरे। अरे क्या गलती किया था मैंने किसी का, जो ये मेरे साथ। तुम्हें इतना चाहा तो उसकी ये सज़ा मिली मुझे कि तुमसे ही दूर हो गई। भैया के प्यार में ये सज़ा मिली मुझे कि मुझे अपने प्यार के पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब क्यों? वो दर्द में थी। आज अचानक ही ये क्या हुआ था उसके साथ। वो सामान्य रूप से घर वापस आ रही थी। रास्ते में ललित मिला और आगे उसने अपनी सोच को झटक दिया। काफ़ी देर रो लेने से भी उसे चैन नहीं मिला। कैसे मिलता? सुकून के लिए जो ज़रूरी था वो तो कब से दूर था उसकी ज़िंदगी से। काफ़ी देर बाद वो उठी। सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। अब तक आंखें तो क्या, वो पूरी सुर्ख हो चुकी थी, गुस्से में, दर्द में, तड़प में। लेकिन वो अपना घूमता हुआ सिर संभालने में माहिर थी। अब चक्कर आने पर भी उसके कदम पर काबू था उसका। उसने धड़ाक से एक झटके में अलमारी खोली और मोहक का गिटार निकाल लिया, जिसकी आखिरी हिस्से पर आज गीत का नाम दमक रहा था। मन में मोहक के प्रति पहली बार इतना गुस्सा भरा था आज। वो उसे लेकर दीवार से टिकते हुए फर्श पर बैठ गई। सुना था उसने कि संगीत मन को सुकून देता है। आज आजमाने की बारी थी। उसने गिटार बजाना सीख लिया था बीते साल में, और कुछ गाना भी। वो फिर सिसकने लगी। आज उसकी आवाज़ ऐसी थी कि सामने कोई भी हो तो तड़प कर रो देता। वो हिचकियाँ लेते हुए गाने की कोशिश कर रही थी। एक मासूम दिल है और सितम है कितने, इस मोहब्बत के सिवा और भी गम है कितने। मेरे इश्क का इम्तहान यूँ न लो, तुम्हें कसम है मेरी जान यूँ न लो। ख्वाब जितने भी मैंने देखे हैं, या जितना किया है मैंने तुझे, वो मेरे ख्वाब, मेरी याद मुझे लौटा दो। वो मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो। उसकी आत्मा भी रोने लगी थी। क्या सच में उसे कोई भूल हो गई? क्या सच में उसने ऐसे शख्स से प्यार किया जिसे भगवान ने उसकी किस्मत में लिखी ना थी? ये मेरी भूल थी जो मैंने तुझे प्यार किया। ना मिलने वाले मोहब्बत का इंतज़ार है। ये क्या रंग लाई है मेरी वफा, मिली है मुझे किस लिए ये सज़ा। तेरी चाहत की प्यास थी मुझको, तुझको पाने की थी उम्मीद मुझे। वो मेरी प्यास, वो मेरी उम्मीद मुझे लौटा दो। आखिर में वो चीख पड़ी और अपने जान से प्यारे उस गिटार को बेदर्दी से सामने वाले दीवार पर दे मारा। उसकी स्ट्रिंग्स निकलकर दूर जा गिरी। मैं मान लूँगी भैया की बात, भैया की कसम मैं नहीं टाल सकती, लेकिन अपनी बेदर्द किस्मत को एक आखिरी बार ज़रूर आजमाऊंगी। इससे पहले एक आखिरी शहर ज़रूर जाऊंगी मैं। उसने अपना सर पीछे की दीवार पर थोड़ा जोर से टकराया, जिससे टकराने की आवाज़ भी हुई, लेकिन गीत को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपनी किस्मत को एक आखिरी बार आजमाने की सोच रही थी। अगर मोहक उसकी किस्मत में नहीं है तो अब वो अपनी किस्मत दूसरों के हाथों में सौंप देगी। एक आखिरी शहर जहाँ जाकर उसका लंबा इंतज़ार खत्म होने वाला था, लेकिन उस सूरत में जिसकी उसने अब तक कल्पना नहीं की थी। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी कैसी लगती है ये भी कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।